हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज है अपनी यूपीएससी सीरीज 2027 का पार्ट 2। अपन इस सीरीज में स्टैटिक और करंट के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। यूपीएससी सिलेबस के हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स अपन कवर कर रहे हैं। अपन ने एक सीरीज चलाई थी यूपीएससी करंट अफेयर सीरीज 2026 प्रीलिम्स के लिए। उसमें कुछ 62 लेक्चर्स ही आए थे आधे आधे घंटे के, और उसमें से ही 10 सवाल डायरेक्टली आ गए थे इस बार के प्रीलिम्स में। सोचो आप क्या क्वालिटी है। तो इस बार अपन क्या कर रहे हैं, अपन यूपीएससी सीरीज चला रहे हैं 2027 के प्रीलिम्स के लिए। इसमें करंट और स्टैटिक दोनों के पोर्शंस को कवर करा जाएगा बहुत डीप में। और इसमें अपना टारगेट है 300 प्लस लेक्चर्स लाने का, 1500 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। और आप देखना, पिछली बार तो 10 आए थे, 60 वीडियोस में से 10 सवाल आए थे। इस बार मैं कह रहा हूं 1500 टॉपिक्स में से 35 के ऊपर सवाल आएंगे, पक्की बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, ये है एक सम्राट, इनका नाम है सम्राट संप्रति। ये बिलोंग करते हैं मौर्यन डायनेस्टी से। अशोका के ये ग्रैंडसन हैं। अशोक के दो सन थे, मतलब जो फेमस सन है, एक महेंद्र और एक कुणाल। महेंद्र तो मॉन्क बन गए थे, बुद्धिज्म स्प्रेड करने चले गए थे। कलिंग की राजकुमारी से इनका एक पुत्र और था अशोक का, वो था कुणाल। ये कुणाल के बेटे हैं सम्राट संप्रति। सम्राट संप्रति कुणाल के बेटे हैं, अशोक के ग्रैंडसन हैं, मौर्यन रूलर हैं, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे बुद्धिज्म को स्प्रेड करा था ना अशोक ने, वैसे ही सम्राट संप्रति ने जैनिज्म को स्प्रेड करा था। जैनिज्म में ये कन्वर्ट कैसे हुए थे? ये जैनिज्म में कन्वर्ट हुए थे, एक मॉन्क थे सुहस्तिन। श्वेतांबर वाले डिवीजन था ना जैनिज्म का, उसमें एक बहुत बड़े मॉन्क थे सुहस्तिन, उनके गाइडेंस में कन्वर्ट हुए थे। पर कुछ अकाउंट्स ऐसा भी कहते हैं कि ये बाय बर्थ ही जैन थे। तो इन्होंने जैनिज्म को काफी ज्यादा स्प्रेड करा है। ठीक है, ये न्यूज में किस लिए है? क्योंकि गुजरात में एक म्यूजियम इनॉग्रेट करा है मोदी जी ने इनके नाम पे, इसलिए न्यूज में आ गए। तो अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में, ये रीड कर लेते हैं इनके बारे में। सम्राट संप्रति वॉज अ मौर्यन रूलर। ही वॉज द सन ऑफ कुणाल एंड ग्रैंडसन ऑफ अशोक। इनका जो कार्यकाल था, रीन था, वो था बिटवीन 230 BCE to 220 BCE. He is described as a Jain from birth, while most accounts say he converted under the monk Suhastin. He accepted Suhastin as his guru and followed the ritual conduct of a Jain layman, including daily icon worship. Suhastin was the eighth leader of the Jain congregation established by Mahavir. In the Shwetambar Jain tradition, he is considered the most central person in modern dynasty. देखो, सम्राट संप्रति ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। जैनिज्म में भी ये दिगंबर को करते थे, श्वेतांबर को करते थे। ये श्वेतांबर जैन ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। ये एक मौर्यन किंग थे। इन्होंने रूल करा है 230 BCE to 220 BCE तक। ये अशोक के ग्रैंडसन थे और ये कुणाल के सन थे। ये कन्वर्ट कैसे हुए थे जैनिज्म में? ये हुए थे मॉन्क सुहस्तिन के अंडर। क्या क्या सवाल बन सकते हैं डायरेक्टली? सम्राट संप्रति कौन थे? मौर्यन रूलर थे। सम्राट संप्रति किसके सन थे? कुणाल के। किसके ग्रैंडसन थे? अशोक के। इनका रेन क्या था? 230 BC to 220 BCE। ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, शक्तिज्म। ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। जैनिज्म में भी श्वेतांबर जैन ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। और इनके गुरु कौन थे? मॉन्क सुहस्तिन। तो मॉन्क सुहस्तिन कौन थे? जैन गुरु थे। कौन से जैन गुरु थे? श्वेतांबर जैन गुरु थे मॉन्क सुहस्तिन। ये बातें याद रखनी है स्लाइड से आपको यूपीएससी के लिए। His story appears in श्वेतांबर writings related to monastic practice rules. अब देखो, एक टेक्स्ट आ गया, मिडाइवल टेक्स्ट है, संप्रति नृपात चरित्र। ये इनके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, इनकी लाइफ के बारे में बताया गया है। अब ये थे तो एंशिएंट इंडिया से बिलोंग करते थे, पर ये जो टेक्स्ट लिखा गया है मिडाइवल इंडिया में लिखा गया है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। संप्रति नृपात चरित्र, इसमें जो कैरेक्टर है वो एंशिएंट इंडिया का है, पर ये टेक्स्ट मिडाइवल इंडिया में लिखा गया था। संप्रति नृपात चरित्र ये बुद्धिज्म टेक्स्ट नहीं है, ये जैनिज्म टेक्स्ट है। ये दिगंबर जैनिज्म टेक्स्ट नहीं है, ये श्वेतांबर जैनिज्म टेक्स्ट है। ये बातें याद रखनी है। और कंट्रीब्यूशन क्या था इनका? ही प्रोपोगेट एंड स्प्रेड जैनिज्म इन इंडिया एंड ऑल अराउंड द ग्लोब। मंदिर वगैरह बनाए थे, मेटल आइकन्स बनाए थे, एस्टैब्लिश करे थे चैरिटेबल ट्रस्ट। ये सब है। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको सम्राट संप्रति के बारे में। इनकी किताब के बारे में भी याद रखना, क्या नाम है, कब लिखी गई थी। ठीक है, श्वेतांबर टेक्स्ट है ये, संप्रति निरपात चरित्र जैनिज्म का। इनका जो म्यूजियम बना है ना, वो मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है। देखो, थे तो ये मगध के,
बिहार वाले रीजन के। पर इनका जो म्यूजियम बना है वो कहाँ बना है? गुजरात, गांधीनगर में। ये भी सवाल बना लेगी यूपीएससी। यूपीएससी लिख देगी पटना में म्यूजियम बना है सम्राट संप्रति के नाम का, कि वो मॉडर्न किंग थे। कंफ्यूज नहीं होना, गांधीनगर गुजरात में बना है। गांधीनगर गुजरात में एक तीर्थ है जैनियों का, कोबा तीर्थ, वहीं पे बना है। एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। सम्राट संप्रति म्यूजियम is a major Jain heritage museum located in Koba, Gandhinagar, Gujarat. Objective: its primary objective is to preserve, promote, and showcase the rich artistic and religious traditions of Jainism for present and future generations. It has been developed as a Kalatirth, meaning it serves both as cultural center and a spiritual heritage site dedicated to Jain philosophy and art. इनका म्यूजियम कहाँ है वो याद रखना, बिहार में नहीं है, गुजरात में है, ये बात भी याद रखना आप। ठीक है, ये थे सम्राट। एक बार ये इमेज देखो अच्छे से। जंगल में एक प्लेन उड़ रहा है और कुछ ऑरेंज ऑरेंज गिरा रहा है। देखो ये जंगल है वियतनाम का, ये प्लेन है अमेरिका का, और ये अमेरिका का प्लेन गिरा रहा है एजेंट ऑरेंज। देखो 1955 से 1975 तक लड़ाई चल रही थी वियतनाम और अमेरिका की, वियतनाम में। तो अमेरिका बहुत ज्यादा हमले कर रहा था वियतनाम के ऊपर। तो ऐसे में क्या करते थे वियतनाम के लोग और सिपाही, वो घने जंगलों में छुप जाते थे, जिससे इनको पता नहीं चले अमेरिका वालों को कि लोग कहाँ हैं और वो बम ना गिराएं। तो अमेरिका ने एक चाल चली कि वो अपने इन छोटे प्लेनों से एक हर्बिसाइड गिराएगा। हर्बिसाइड गिराने से क्या होगा, सारा जो जंगल है वो नष्ट हो जाएगा और लोग दिखने लग जाएंगे, फिर उनपे बम और गोलियां चला लेंगे प्लेन हेलीकॉप्टर से। ये प्लान था अमेरिका का। तो अमेरिका ने इसके लिए क्या करा, एक हर्बिसाइड तैयार करा। उस हर्बिसाइड में इन्होंने मिलाया डायोक्सिन। देखो डायोक्सिन एक बहुत खतरनाक हर्बिसाइड होता है, वो सालों तक टॉक्सिन रहता है अगर किसी की बॉडी में घुस जाए तो। इससे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्यून सिस्टम को हार्म करता है, कैंसर भी करता है, और ये बहुत खतरनाक होता है डायोक्सिन। तो एजेंट ऑरेंज इन्होंने एक बनाया, ऑरेंज कलर का था इसलिए नाम ही एजेंट ऑरेंज रख दिया। डायोक्सिन मिलाकर एक हर्बिसाइड बनाया और वियतनाम के जंगलों पे स्प्रेड करने लग गए, जिससे जंगल नष्ट हो जाए। जंगल नष्ट हो जाएंगे तो लोग छुपेंगे कहाँ, लोग छुपेंगे नहीं तो उन्हें आराम से मार पाएंगे। तो ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ये है एजेंट ऑरेंज। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। एजेंट ऑरेंज was a herbicide used extensively during the Vietnam War by the US military as part of Operation Ranch Head. देखो इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था वियतनाम वॉर में, यूएस मिलिट्री ने, अमेरिका ने, जिसका नाम दिया था ऑपरेशन रैंच हेड। ऑपरेशन रैंच हेड में इन्होंने एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करा था। इट्स प्राइमरी पर्पस वाज टू डिफोलिएट फॉरेस्टेड एरियाज एंड एलिमिनेट कवर फॉर एनिमी फोर्सेस, कि जंगल है उसे नष्ट कर दो तो कवर हट जाएगा एनिमी फोर्सेस का, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। अब देखो इस एजेंट ऑरेंज से काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए। आज तक वियतनाम के कुछ कुछ लोग इससे जूझ रहे हैं। देखो कितने साल हो गए, 50 साल के ऊपर हो गए, पर आज तक दिक्कतें हो रही है। हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एजेंट ऑरेंज एक्सपोजर इंक्लूड वेरियस कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड अदर सीरियस इलनेस। देखो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है कंटामिनेशन, टॉक्सिक चीजें। देखो कंटामिनेशन, डायोक्सिन, a contaminant in agent orange is highly persistent in the environment and can remain toxic for decades. It has caused long-term ecological and health impacts in the affected areas. देखो इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है आपको यूपीएससी के लिए। ऑपरेशन रैंच हेड, आपको लगेगा कोई रिसेंट का ही है, नहीं 50 साल पुराना ऑपरेशन है। यूपीएससी तो पुराने ऑपरेशंस भी पूछ रही है, तो आपको ऑपरेशन रैंच हेड याद रखना होगा। ऑपरेशन रैंच हेड किसका है? यूएस का है। कहाँ चलाया था? वियतनाम वॉर पे, वियतनाम में। क्या हुआ था ऑपरेशन रैंच हेड में? एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल करा गया था बहुत ज्यादा। एजेंट ऑरेंज क्या है? हर्बिसाइड है, ठीक है। और एजेंट ऑरेंज में क्या है कंटामिनेंट? वो है डायोक्सिन। ये सब आपको याद रखना है कि डायोक्सिन कहाँ क्या है, एजेंट ऑरेंज में क्या इस्तेमाल करा गया था। एजेंट ऑरेंज है क्या? हर्बिसाइड है, एक बड़े मतलब ब्रॉडर वे में देखा जाए तो। ऑपरेशन रैंच हेड ये क्या है? तो यही सारे सवाल है जो यूपीएससी पूछता है कि एजेंट ऑरेंज क्या है, ऑपरेशन रैंच हेड क्या है, डायोक्सिन क्या है, कहाँ यूज करा गया था, किसने यूज करा था। तो यही सारे सवाल है यूपीएससी के, ठीक है। एक बार डायोक्सिन के बारे में भी देख लेते हैं, ये डायोक्सिन का स्ट्रक्चर होता है। डायोक्सिन्स आर ग्रुप ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स दैट आर persistent organic pollutant. They are unwanted byproducts of industrial processes like waste incineration and paper bleaching and combustion. Because they break down very slowly, they bioaccumulate in the fatty tissues of animals and move up the food chain. देखो बायोअक्यूमुलेशन हो जाता है, फूड चेन में ऊपर जाता है, तो बायोमैग्निफिकेशन भी हो जाता है डायोक्सिन का।
Over 90% of human exposure occurs through the diet, primarily by consuming contaminated meat, dairy, fish और shellfish. ठीक है, देखो फूड चेन से ही आता है इंसानों के ऊपर, और ये एक बार आ जाता है ना तो ये सालों साल रहता है ह्यूमन बॉडी में। आइए और देखते हैं इसके बारे में। हेल्थ रिस्क देख लो। Once inside the body, dioxins are stored in fat tissues and take an exceptionally long time to leave, with a half life of 7 to 11 years. देखो कितने टाइम, डिकेड्स तक रहता है ये। अब एक चीज और याद रखनी है आपको डायोक्सिन के बारे में, ये कहाँ स्टोर होता है? फैट टिश्यू में स्टोर होता है डायोक्सिन। ठीक है, क्या पता, भरोसा नहीं यूपीएससी का, पूछ ले डायोक्सिन कौन से टिश्यू में स्टोर होता है? फैट टिश्यू में स्टोर होता है। कैंसर होता है, हार्मोनल डेवलपमेंट इश्यूज हो जाते हैं, इम्यून सप्रेशन हो जाता है डायोक्सिन की वजह से। ठीक है, ये देख लेना क्या क्या हो जाता है। क्राइसोजेनिक होता है डायोक्सिन। एक बार इसका प्रिवेंशन और रेगुलेशन भी देख लेते हैं। देखो, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है ये। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के ऊपर एक जो सबसे बड़ा कन्वेंशन है उसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। जी हाँ, डायोक्सिन स्टॉकहोम कन्वेंशन में गिना गया था। सीधा सवाल आ जाएगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो पीओपीस बताए गए थे उनमें डायोक्सिन इंक्लूडेड है या नहीं है? सारे के सारे पीओपी तो किसी ने याद करे नहीं, पर डायोक्सिन याद कर लो कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में मेंशन्ड है। ठीक है, because dioxins are ubiquitous in the environment, the World Health Organization and the US Environmental Protection Agency focus heavily on limiting emissions and reducing dietary exposure. Dietary exposure यूएस वाले पर लोगों पे डाल रहे थे। The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants provides a global treaty requiring nations to minimize and eliminate release of dioxins. देखो मेनली आपको याद रखना है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिस्ट में आता है डायोक्सिन। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने जो लिस्ट बनाई है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की, उसमें डायोक्सिन आता है। बाकी देखो, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट भी एक बार देख ही लेना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही होती है, खुद से रीड करोगे तो डेवलप होगी। बाकी डायोक्सिन क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में मेंशन है या नहीं है, कितने टाइम तक रहता है, कौन से टाइप के टिश्यू में रहता है, ये सवाल है यूपीएससी के। ठीक है, एक बार ये इमेज देखो, एक छोटा बच्चा है, उसे प्यूबर्टी आई और वो आदमी बन गया। अब अचानक से वो बच्चा बड़ा हो गया कुछ सालों में ही। अब उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं बड़ा कैसे हो गया। उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आ रहे हैं। तो अब वो बच्चा सोच रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अब वो और लोगों से पूछ रहा है, बड़े लोगों से पूछ रहा है। अब बड़े लोग भी ज्यादा जानते नहीं प्यूबर्टी के बारे में, तो वो साइंटिस्ट लोगों से पूछ रहे हैं, एक्सपर्ट लोगों से पूछ रहे हैं। अब एक्सपर्ट लोग प्यूबर्टी को जानते तो हैं, पर वो कैसे जानते हैं, डिटेल में जानते हैं क्या? अब देखो, डिटेल में प्यूबर्टी को जानने के लिए तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप प्यूबर्टी पढ़नी पड़ेगी, प्यूबर्टी की स्टेजेस जाननी पड़ेंगी कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं प्यूबर्टी की, किस टाइम पे कैसी प्यूबर्टी आती है। तो इनको एक स्केल की रिक्वायरमेंट होगी प्यूबर्टी की स्टेजेस जानने के लिए। उस स्केल को कहा जाता है टैनर स्केल। टैनर स्केल देखो आम भाषा में तो प्यूबर्टी नापता है, हर स्केल कुछ ना कुछ नापता ही है, टैनर स्केल नापता है प्यूबर्टी। अब देखो, प्यूबर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है, सबसे जरूरी फेस यही होता है, आपका टीनेज ईयर्स, आपके प्यूबर्टी वाले ईयर्स, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो जाती हैं आपके माइंड में, क्योंकि काफी सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपकी नीड्स बदल रही होती हैं, चॉइसेस बदल रही होती है, आपकी बॉडी ही बदल रही होती है। तो प्यूबर्टी को स्टडी करना बहुत जरूरी है एक विकसित समाज के लिए। समाज का विकास कैसे होता है, उसका बेस मजबूत होगा। तो प्यूबर्टी में इतना इंपॉर्टेंट फेस है, अगर ये फेस अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो एक बेहतर समाज बन पाएगा। तो प्यूबर्टी को पढ़ने के लिए उसे नापना पड़ेगा, उसके अलग अलग स्टेजेस देखने पड़ेंगे। तो उन स्टेजेस को देखा जाता है टैनर स्केल से। टैनर स्केल, टैनर स्केल आम भाषा में क्या नापता है? प्यूबर्टी नापता है। आइए आगे देखते हैं टैनर स्केल के बारे में। टैनर स्केल, scale describing the onset and progression of pubertal changes based on external sex characteristics. The Tanner scale or Tanner stages sexual maturity rating is a 5-stage clinical use system for objectivity measuring physical maturation during puberty. ठीक है, टैनर स्केल में कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती है, 5 स्टेजेस होती हैं। इसका क्लिनिकल यूज कैसे करा जाता है? The scale is used by healthcare providers to assess developmental milestones, particularly to identify precocious or delayed puberty. देखो, कुछ लोगों में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, कुछ में थोड़ा लेट आती है, कुछ बच्चों में।
इसका कोई ऐसे सेट टाइम पीरियड नहीं है कि 9 साल की उम्र में आ जाएगी, 12 साल की उम्र में आ जाएगी, 14 साल की उम्र में आ जाएगी प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी हिट कर जाएगी। तो इसको समझने के लिए ही टैनर स्केल का इस्तेमाल करा जाता है। सीधा सवाल आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में कि टैनर स्केल क्या होता है, टैनर स्केल में कितनी स्टेजेस होती हैं, टैनर स्केल किस काम आता है। तो ये सवाल है कि टैनर स्केल होता क्या है, टैनर स्केल किस काम आता है, टैनर स्केल में कितनी स्टेजेस होती हैं। ये सवाल है टैनर स्केल से रिलेटेड। आइए और डिटेल में देखते हैं टैनर स्केल को। एक बार टैनर स्केल की स्टेजेस भी देख लेते हैं। देखो स्टेज 1 तो होती है प्री प्यूबर्टल स्टेज, जिसमें ना के बराबर फिजिकल चेंजेस होते हैं। स्टेज 2 होती है अर्ली प्यूबर्टी वाली, इसमें इनिशियल ब्रेस्ट बड्स और जेनिटल एनलार्जमेंट होता है। स्टेज 3 होती है कंटिन्यूड एनलार्जमेंट और फास्टर ग्रोथ। स्टेज 4 होती है डेवलपमेंट ऑफ अ माउंड ऑन द ब्रेस्ट, डार्कर कोर्सर हेयर। स्टेज 5 होती है अडल्ट साइज एंड शेप। देखो इसकी जो स्टेजेस है ना, इसको बस समझ लो कि कैसे कैसे लेवल्स होते हैं। ये याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं, सवाल बनेगा नहीं। अब देखो टैनर स्केल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्यूबर्टी वेरी करती है, 9 से 11 साल में कभी भी हिट कर जाती है, इंडिविजुअल्स पे ही डिपेंड करती है। एक बार लेफ्ट वाला चार्ट देख लेते हैं। हाउ टू हेल्प योर चाइल्ड थ्रू प्यूबर्टी। देखो प्यूबर्टी में बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अब वो सवाल अपने पेरेंट्स से, टीचर से तो पूछ नहीं सकते, फिर वो इधर उधर से उनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में उनको गलत जवाब ही मिलते हैं, सही जवाब तो मिलता ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, पूरे समाज पे इफेक्ट पड़ता है। इनिशियल ईयर्स में ही भटकता रहता है बालक, तो विकास कैसे होगा, पढ़ेगा लिखेगा कैसे। और उल्टी सीधी चीजें जान ली, सही गाइडेंस नहीं मिली, तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं हाउ टू हेल्प योर चाइल्ड थ्रू प्यूबर्टी। ये ऐसे वगैरह में भी आपकी काम आएगा, सोसाइटी वगैरह के जो टॉपिक्स होते हैं मेंस में, उसमें भी काम आएगा। इन्फॉर्म देम ऑफ बॉडीली चेंजेस, एजुकेट देम अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, help with complex emotions, set appropriate boundaries, respect their need for privacy, be a role model for body acceptance। देखो टैनर स्केल में क्या क्या याद रखना है, टैनर स्केल क्या होता है, टैनर स्केल क्या मेजर करता है, टैनर स्केल क्या काम आता है, और टैनर स्केल में कितनी स्टेजेस होती हैं। ये सारे सवाल बनेंगे टैनर स्केल से, इसके आगे नहीं बनेंगे। देखो ये है कपड़ा गंडा शॉल। कपड़ा गंडा शॉल को जीआई टैग मिला है उड़ीसा से। उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से इस कपड़ा गंडा शॉल को जीआई टैग मिला है। ठीक है, रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ियां हैं, नियमगिरी की पहाड़ियां। नियमगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं, उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। नियमगिरी की पहाड़ियों पे एक ट्राइब रहती है, डोंगरिया कोंड ट्राइब। ये डोंगरिया कोंड ट्राइब ये बनाती है कपड़ा गंडा शॉल। ठीक है, तो ये बातें रखनी है आपको याद। ये कपड़ा गंडा शॉल है ना, ये किसी वूल से नहीं बना होता, ये गरम शॉल नहीं है, ये कॉटन से बना होता है। ठीक है, ये लेफ्ट में आप देखिए, ये है डोंगरिया कोंड ट्राइब। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उड़ीसा का, और ये है कपड़ा गंडा शॉल। आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। कपड़ा गंडा शॉल्स, woven and embroidered by the women of Dongaria Kond tribe, a PVTG in the Niyamgiri hills in Odisha's Raigad and Kalahandi district. Thus tradition was started by King Vikramdev of Jaipur in mid 17th century। ये राजस्थान वाला जयपुर नहीं है, ये उड़ीसा में जयपुर करके जगह है। It gets GI tag उड़ीसा, रायगढ़ एंड कालाहांडी। देखो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग से सवाल बनते हैं यूपीएससी में, तो याद रखना है। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। It is embroidered on an off-white coarse cloth with red, yellow and green colored threads, with each color holding its unique significance। देखो अलग अलग कलर के धागे हैं, हर रंग का एक महत्व होता है। The shawl is worn by both men and women, and the Dongariyas gift it to their family members as a token of love and affection। देखो ये men और women दोनों पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जेंडर स्पेसिफिक क्लॉथ है, ये एक जनरल क्लॉथ है। ठीक है, इसको लोग गिफ्ट भी देते हैं लव और अफेक्शन के रूप में अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को। No sheep wool is used in the base cloth of the Kapdaganda shawl। The traditional shawl is actually made entirely from hand woven coarse cotton। ये भी एक अमेजिंग सा पॉइंट है कि नाम शॉल है पर कॉटन का बना है। देखो पश्मीना शॉल है, तो पश्मीना शॉल में चांगरा गोट से बना होता है, पश्मीना मतलब चांगरा गोट्स के वूल से बना होता है पश्मीना शॉल। तो यूपीएससी ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, कपड़ा गंडा शॉल कौन सी गोट्स के वूल से बना है, कॉटन से बना है, याद रखना है। देखो इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है यूपीएससी के लिए। डोंगरिया कोंड ट्राइब, ये पीवीटीजी ट्राइब है या नहीं, एक तो ये सवाल बन सकता है।
डोंगरिया कोंड ट्राइब जो पीवीटीजी है ये कहाँ रहती है? नियमगिरी हिल्स उड़ीसा में रहती है। उड़ीसा की पीवीटीजी ट्राइब है डोंगरिया कोंड, ये याद रखना है। नियमगिरी हिल्स कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ है? रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इस शॉल को जीआई टैग मिला है, ये तो याद रखना ही है आपको। और ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था किंग विक्रम देव ऑफ जयपुर। देखो हिस्ट्री में अगर ये कहीं से भी सवाल बना देना और किंग विक्रम देव ऑफ जयपुर का नाम आए तो आपको याद रखना है कि ये राजस्थान वाले जयपुर के नहीं है, ये उड़ीसा वाले जयपुर के हैं। देखो यूपीएससी का भरोसा नहीं, वो कहीं से भी हिस्ट्री से सवाल बना सकता है। आप पूरी हिस्ट्री तो पढ़ के जाएंगे नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है, अपना दिमाग लगाना है। तो जहां से भी ज्ञान मिले कि ये राजा वहां पे हुआ करते थे इस समय पे, मिड 17th सेंचुरी में किंग विक्रम देव हुआ करते थे, ये दिमाग में बैठा लो। सवाल आएगा तो अपने एनालिटिकल माइंड से आपको सॉल्व करना है सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये है सूडान देश। कहां पर है सूडान? अफ्रीका में है सूडान, नॉर्दर्न पार्ट में है। ये देखो सूडान की बॉर्डर्स देख रहे हैं अपन। सूडान के नॉर्थ में आता है इजिप्ट, नॉर्थ वेस्ट में आता है लीबिया, वेस्ट में आता है चैड, साउथ वेस्ट में आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ में आता है साउथ सूडान, साउथ ईस्ट में आता है इथोपिया और ईस्ट में आता है एरिट्रिया, और थोड़ा इसका बॉर्डर टच होता है रेड सी से। ठीक है, सूडान किस किस देश से बॉर्डर शेयर करता है? इजिप्ट से करता है, लीबिया से करता है, चैड से करता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से करता है, साउथ सूडान से करता है, इथोपिया से करता है और एरिट्रिया से करता है। 7 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है सूडान। देखो सूडान में बहुत ज्यादा सिविल वॉर वगैरह चल रही है, तो सूडान रहता है न्यूज में। हंगर क्राइसिस भी सूडान का एक रीजन है, डारफुर, वहां पे काफी ज्यादा हंगर क्राइसिस हाईलाइट हुए हैं। तो सवाल बन सकता है सूडान से, सूडान की बॉर्डर से सवाल बन सकता है। तो सूडान बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज से, ये बात याद रखनी है आपको। नॉर्थ में इजिप्ट, नॉर्थ वेस्ट में लीबिया, वेस्ट में चैड, साउथ वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ में साउथ सूडान, साउथ ईस्ट में इथोपिया, ईस्ट में एरिट्रिया और थोड़ा सा मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है रेड सी से। ये सूडान का फ्लैग भी देख लीजिए आप लोग एक बार रीड भी कर लेते हैं। सूडान बॉर्डर्स। सूडान इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद 7 कंट्रीज। नॉर्थ में इजिप्ट से, नॉर्थ वेस्ट में लीबिया से, वेस्ट में चैड से, साउथ वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, साउथ में साउथ सूडान से, साउथ ईस्ट में इथोपिया से और ईस्ट में एरिट्रिया से। और इसका थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट टच करता है रेड सी से, मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो आपको सूडान की बॉर्डर से याद रखनी है। किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है सूडान, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। इजिप्ट से करता है, लीबिया से करता है, चैड से करता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से करता है, साउथ सूडान से करता है, इथोपिया से करता है और एरिट्रिया से करता है। यूपीएससी में अपने को मैपिंग वाले एक भी सवाल गलत नहीं करने। अपन हर लेक्चर में मैपिंग को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ये मैपिंग के तो फ्री के नंबर होते हैं, इनको क्या छोड़ना। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या अपने व्यूज रखिएगा। ये सेकंड पार्ट है अपनी यूपीएससी सीरीज 2027 का। इसमें करंट और स्टैटिक दोनों मिलाकर अपन पढ़ेंगे।